नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 1.3। तो अब इस एक्टिविटी में आपको क्या बताया जा रहा है? आपको कहा जा रहा है टेक सम कैम्फर। क्या लेना? कैम्फर। कैम्फर बताओ किसको कहते हैं? यस एनीबॉडी? नवरात्रों में क्या जलाते हो? कपूर जलाते हो ना? माता रानी को प्रसन्न करने के लिए क्या जलाया जाता है? कपूर जलाया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? कैम्फर। उसी को क्या कहा जाता है? कैम्फर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है। क्या कहा जा रहा है आपको? टेक सम कैम्फर, क्रश इट। थोड़ा सा कपूर लिया, उसको क्रश कर दिया, एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। और उसको आपने किस में डाल दिया? चाइना डिश में डाल दिया। तो देखो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये चाइना डिश। ये क्या है? चाइना डिश इज लाइक अ प्लेट। ये इस तरह की अगर आप देखो यहाँ पर, आपको ये पूरी एक प्लेट दिखाई दे रही है, राइट? प्लेट दिखाई दे रही है, ये चाइना डिश। इसमें आपने क्या डाल दिया? कैम्फर। कैम्फर को कैसे डाला है? क्रश करके डाला है। कैसे डाला है? क्रश करके डाला है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या किया? अब सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। अब इसके ऊपर एक फनल, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा करके रखा। फनल होती है कीप, इसमें जैसे कभी देखा हो तेल वगैरह डालते हैं, वो फनल होती है। लेकिन उसको सीधा नहीं रखना है। सीधी तो फनल देखो ऐसे होती है, ये कुछ ऐसे होती है, ये कुछ ऐसे होती है। ये समझ पा रहे हो? फनल की जो शेप होती है, सीधी रखूंगा तो ऐसे होगी, पर इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे, अब ये वाला पोर्शन आपका ऐसे हो गया, ये आपका उल्टा हो गया। तो आपको ऐसे उल्टा रखना है, यानी कि ये पोर्शन जो है वो चाइना डिश को पूरा कवर करे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, आपने इस फनल को उल्टा रखा हुआ है ना, उल्टा। तो उल्टे का मतलब होता है इन्वर्टेड। आपने इस फनल को, जो फनल आपकी ऐसे होती है, आपने उसको उल्टा रख दिया। ये वाला पोर्शन नीचे कर दे, ये ऊपर कर दे, उल्टा करके रखा। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पर। आपको कहा जा रहा है पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन द फिगर। ओके, अब जो ये कीप का ये जो पॉइंट है, ये जो ओपन पॉइंट है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया? कॉटन प्लग लगा दिया, यानी कि कॉटन से इसको क्या कर दिया? कवर कर दिया, बंद कर दिया। किससे बंद कर दिया? कॉटन से। तो ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक। फिर आपको कहा जा रहा है नाउ हीट स्लोली। अब आप इसको स्लोली स्लोली हीट करो एंड ऑब्जर्व, और देखो क्या होता है। व्हाट डू यू इन्फर? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन निकालते हो इस एक्टिविटी से? आप ये देखोगे कि भैया कैंपर हो गया आपका सॉलिड। जब आप उसको जलाते हो तो लिक्विड में जाता है या सीधा गैस में जाता है? कपूर को जब जलाते हो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है या सीधा गैस, उसमें से धुआं निकलता है, गैस। तो अभी आपने प्रीवियस एक्टिविटीज में क्या देखा था? सॉलिड, जैसे आइस को लिया था, उसको हीट करके क्या बना था? पहले लिक्विड, और लिक्विड से फिर क्या बना था? वाटर। यही किया था हमने। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? सॉलिड जो है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली जब हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? वो गैस। यही आपको समझाया जा रहा है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। यानी कि स्टेट कैसे चेंज हुआ है? सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हुआ है, विदाउट कमिंग टू द लिक्विड। बिना लिक्विड में है, सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो गया? गैस। और इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। अभी तक देखो आपने प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा था कि सॉलिड से अगर हम लिक्विड में जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फ्यूजन। क्या कहा जाता है? फ्यूजन। फिर लिक्विड से अगर हम गैस में आते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेपराइजेशन। गुड। अब आपने पढ़ा कि अगर सॉलिड से डायरेक्टली हम गैस में आते हैं, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलूं मैं आगे, ठीक है। ओके, तो क्या कहा जा रहा है? डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सब्लिमेशन, एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड। और अगर गैस से डायरेक्टली किस में आते हो? अब देखो, जब आपने टेम्परेचर को कम किया तो गैस से पहले हम किस में आते हैं? लिक्विड में। लिक्विड से फिर किस में आता है? सॉलिड। या ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस से फिर लिक्विड, और लिक्विड से क्या होता है? सॉलिड। यही पढ़ा है ना आपने। लेकिन अगर गैस से भी डायरेक्टली आप
सॉलिड में आते हो विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिपोजिशन। तो आपने दो प्रोसेस समझे। अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाते हो तो एज फॉर सॉलिड, एज फॉर सब्लिमेशन। और गैस से अगर डायरेक्टली आप सॉलिड में आते हो, यानी कि दोनों ही स्टेज में जो लिक्विड स्टेट है वो नहीं आएगी विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। इसको क्या कहा जाता है? डिपोजिशन। अब अगर हम डिपोजिशन के एग्जांपल की बात करते हैं, इसके एग्जांपल की बात करते हैं डिपोजिशन। तो देखो ये है आपका डिपोजिशन के एग्जांपल का एग्जांपल, फ्रॉस्ट ऑन लीव्स। आपने देखा होगा लीव्स पे, जैसे ठंड का टाइम होता है, जब फॉग वाले फॉग वगैरह होती है, बहुत ठंड होती है, तो इस तरह से जो ये फ्रॉस्ट बन जाता है। तो ये क्या है? ये गैस से डायरेक्टली किस में आ गए? सॉलिड। जम गई, जम गए ना, ये आइस की तरह, ये आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो आइस क्या? सॉलिड है। समझ में आ गया? तो एटमोस्फेरिक गैस जो है आपकी, वो लीक पर क्या बन गई? सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो गैस से डायरेक्टली किस में आ गया? सॉलिड में। दिस दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन, फ्रॉस्ट ऑन लीव्स। समझ पा रहे हो चीज को? ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। Effect of change of pressure. We have already learned that the difference in the various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particle. अब देखो ये मैं ऑलरेडी हम इसको समझ भी चुके हैं, मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखो आप इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं ये कंटेनर है, राइट। और ये हो गया कंटेनर बी, एंड दिस इज कंटेनर सी, दिस इज कंटेनर सी, राइट। अब देखो, अब ये क्या है? ये गैस है, ये लिक्विड है, और ये सॉलिड। अब जो गैस है इसमें मानते हो ना, जो आपके पार्टिकल्स है उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पर पिस्टन से एक प्रेशर अप्लाई किया, इससे क्या किया है? प्रेशर अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? प्रेशर। तो जैसे आप इसको पुश करोगे, नीचे लेके आओगे, तो जैसे पुश करोगे, ये जो पार्टिकल्स हैं आपके के बीच का गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यानी कि इनके बीच का गैप कुछ ऐसे आ जाएगा, यानी कि ये जो है लिक्विड वाले पार्टिकल्स बन जाएंगे। फिर अगर आप पिस्टन से और प्रेशर लगाओगे, अगर आप पिस्टन से इसमें इन पार्टिकल्स में और प्रेशर लगाओगे, इन पार्टिकल्स में, तो ये और क्लोज आ जाएंगे, कुछ इस तरह से आ जाएंगे, और क्लोज क्लोज आ जाएंगे। अब ये पार्टिकल्स किसके पार्टिकल्स बन गए? सॉलिड से गैस के। तो कहने का मतलब ये, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर आपने गैसियस पार्टिकल्स में बढ़ाया तो वो और पास आ गए, तो क्या बन गए? तो गैस से आप इसमें आ गए, लिक्विड में। लिक्विड पार्टिकल्स में सॉरी, आपने और प्रेशर बढ़ाया तो पार्टिकल्स और पास आ गए, तो वो क्या हो गया? लिक्विड से हो गया सॉलिड। तो इसका मतलब देखो, अब उल्टा देखो, ये सॉलिड है से आइस, लिक्विड हो गया आपका वाटर, और गैस हो गया आपका वेपर, राइट। टेम्परेचर में क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है, वैसे सॉलिड से किस पर आते हो? गैस। लिक्विड में, लिक्विड से किस पर आते हो? गैस। और गैस का टेम्परेचर जैसे ही कम करोगे तो वेपर से किस में आ जाओगे? वाटर में। और वाटर से किस में आ जाओगे? आइस। तो इसका मतलब ये हुआ अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो प्रेशर कम करना पड़ेगा। प्रेशर कम करोगे तो इनके बीच का गैप कुछ ऐसा हो जाएगा। और लिक्विड से गैस में जाना है, प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? और कम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? उल्टा होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। समझ पा रहे हो इस चीज को? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो देखो क्या कहा जा रहा है आपको, व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेसर गैस। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस पढ़ा था ना कंसेप्ट, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो देखो जो मैंने आपको भी बताया है, तो ये बात बताई जाए, एनक्लोज इन अ सिलेंडर विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर। तो जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे गैसियस पार्टिकल्स में, तो पार्टिकल्स के बीच का गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? यस। प्रेशर बढ़ाने से या प्रेशर कम करने से, देखो जैसे कि ये है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे ये गैसियस पार्टिकल है, इनके बीच में गैप ज्यादा है, और आपने पिस्टन से इस पर प्रेशर लगाना शुरू किया। जैसे आपने पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया, पार्टिकल्स और पास आ गए, और पास आ गए, तो ये गैस से किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। और आपने इस पिस्टन से प्रेशर लगाया और इसको दबाया, तो पार्टिकल देखो बिल्कुल ही पास आ गए, यानी इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रांग हो गया, और ये क्या बन गए? सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। ये बात समझ पा रहे हो? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। क्या कहा जा रहा है आपको? बाय अप्लाइंग प्रेशर, जैसे जैसे हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, तो पार्टिकल जो होता है वो पास पास आते चले। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। लिक्विफाई का मतलब, अगर आप गैसियस स्टेट में हो तो गैस से लिक्विड फॉर्म में कैसे जाया जाता है? या तो आप प्रेशर को बढ़ा दो ताकि पार्टिकल्स का गैप कम हो जाए और वो गैस से किस में आ जाए? लिक्विड में आ जाए, या आप टेम्परेचर कम कर दो जिससे गैस कंडेंस होकर लिक्विड में आ जाए। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम गैस को लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हाउ कैन बी लिक्विफाई गैसेस? तो इसके दो मेथड है, एक प्रेशर को अप्लाई कर दो, दूसरा टेम्परेचर को रिड्यूस कर दो। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो वहां भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं CO2। सॉलिड कार्बन है, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर आपने देखी। कभी आपने आइसक्रीम वगैरह आप लेते हो तो आइसक्रीम की रेडी के अंदर देखते हो बर्फ तो होती है, लेकिन उसमें से धुआं निकल रहा हो, वो मेल्ट होकर लिक्विड में नहीं जाता। समझ पा रहे हो? वही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वही क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? इट इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर में रखा जाता है। तो वो जो आइसक्रीम का पूरा वो बाहर सा होता है आपका, उसमें प्रेशर क्या रहता है? हाई रहता है। प्रेशर क्या रहता है? हाई रहता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। अच्छा, वो सॉलिड से गैस निकल रही होती है, सॉलिड से क्या निकल रही होती है? गैस। तो डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैसियस स्टेट में। कब कन्वर्ट होती है? ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमोस्फेयर, यानी कि 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे वो। अच्छा, बहुत दो तीन बार ये वर्ड पढ़ चुके हो ना, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? अगर हम समझे एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर है क्या। देखो, अगर आप सेंटर में देखो तो आप समझ पा रहे हो, ये हमारी अर्थ है। ये क्या है? अर्थ। इस अर्थ के ऊपर हम ऐसे खड़े हो, अर्थ के चारों तरफ अगर आप देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लूइश ब्लूइश है जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एयर है। और चारों तरफ से हमारे ऊपर क्या रहता है? एयर का एक प्रेशर है। चारों तरफ से हमारे ऊपर क्या होता है, यानी कि अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर किसका प्रेशर है? एयर का। इसी को कहा जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। समझ पा रहे हो? हमारे चारों तरफ जो हमारी अर्थ है, तो चारों तरफ से किसके प्रेशर में है? एयर के प्रेशर। इसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो क्या होता है एटमॉस्फेयर, अगर हम इसको डिफाइन करें, देखो क्या लिखा हुआ है। द एयर अराउंड यू हैज वेट, जो हमारे आसपास एयर होता है उसका एक वेट होता है। वो क्या करती है? प्रेस करती है, एंड इट प्रेसेस अगेंस्ट एवरीथिंग इट टच। वो जिस चीज को भी टच करेगी उसको प्रेस करेगी। प्रेस करने का मतलब उसको प्रेशर अप्लाई करेगी। एयर क्या अप्लाई करती है? प्रेशर। और उसी प्रेशर को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर। उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर। क्या होता है ये? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सरफेस। कौन एक्सर्ट करता है इस फोर्स को? बाय एयर above it as gravity pulls it to the earth. Atmospheric pressure is commonly measured with a barometer. ये इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर, जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो अभी इतनी बात समझ में आ गई कि हमारे चारों तरफ जो है तो किसका प्रेशर रहता है? एयर का। उस प्रेशर को ही कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है। क्या कहा जा रहा है? गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट, यानी कि सॉलिड CO2 जो है आपका, वो डायरेक्टली किस स्टेट में कन्वर्ट होता है? गैसियस स्टेट में। और किस प्रेशर में? एट 1 एटमॉस्फेयर।
विदाउट कमिंग टू द लिक्विड। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा है, सब्लिमेशन। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो नोन एज ड्राई है। इसी वजह से इसको ड्राई आइस भी कहता है, क्योंकि नॉर्मल आइस तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है सॉलिड से क्या बन रहा है आपका, गैस। तो ये नॉर्मल आइस नहीं, इसको कहा जाता है ड्राई। तो व्हाट इज ड्राई आइस? तो आप कहोगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई। व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस? खाया नहीं जाता है, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली जो, हाँ, नॉर्मली जो आइस हम इस तरह प्रोसेस में यूज करते हैं वो तो नॉर्मल आइस ही होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप ले नहीं सकते, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आइसक्रीम वगैरह में जब आप उसका यूज किया जाता है तो टेबल ही तो है सारी चीज, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो नोन एज ड्राई। ड्राई क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कन्वर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू द गैसियस स्टेट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। क्लियर हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां तक आपको क्या समझ में आ गया? दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। तो प्रेशर और टेम्परेचर जो डिटरमाइन करते हैं कि जो सब्सटेंस है उसकी क्या स्टेट है, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब देखो, अभी तक जो आपने देखा, अगर सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड में जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्यूजन। लिक्विड से डायरेक्टली गैस में आते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेपराइजेशन। गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब उल्टा चलते हैं। अब ये चीज देखो, अब सॉलिड से अगर आप ये आपका क्या था, गैस से आप सॉलिड में आ गए, गैस से किस में आ गए? सॉलिड में आ गए, ठीक है। अब देखो, अगर आप गैस से लिक्विड में जाते हो, गैस से क्या किसमें जाते हैं? लिक्विड में, तो उसको कहा जाता है कंडेंसेशन। अगर आप लिक्विड से सॉलिड में आते हो तो उसको कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन। क्या कहा जाता है? सॉलिडिफिकेशन। और गैस से डायरेक्टली अगर आप सॉलिड में जाते हो तो उसको कहा जाता है डिपोजिशन। समझ गए? क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक है। के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट एंड द लास्ट कंसेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इवेपोरेशन। दैट इज इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है? Whether do we also need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some example from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? बोला ऐसा होता है भाई, आपके कपड़े जो होते हैं गीले होते हैं, वो किसमें चेंज होता है? सूख जाते हो, यानी कि उसके जो कपड़े गीले थे उसका जो पानी था वो इवेपोरेट हो गया। अब ऐसा तो नहीं कपड़े बिल्कुल बॉयल किया जाता है कपड़ों को, नॉर्मल जो सनलाइट में उनको डाला जाता है और वो अपने आप ही क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। वाटर वेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब हम वाटर को अनकवर्ड छोड़ देते हैं, स्लोली स्लोली ये भी वेपराइज होना शुरू हो जाता है, या गीले कपड़े जो होते हैं वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल? उसमें क्या हुआ? वो इवेपोरेट हो गया। वो क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। तो देखो आगे यही बताया जा रहा है आपको। We know that particles of matter are always moving and are never at rest. तो हमें पता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, और मूव करने के पीछे रीजन होता है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमें ये भी पता है ये काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपको कहा जा रहा है कि किसी भी स्टेट में जब कोई मैटर होता है, सभी इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, सभी की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे कि इन केस ऑफ ए लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, जैसे कि मान लो कि ये आपका एक बीकर है और यहाँ पे क्या है? ये सारा किससे भरा हुआ है? पानी से, पानी से, ठीक है। अब ये इसका जो सरफेस है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है, क्या कहा जा रहा है? इन द केस ऑफ ए लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, जो कहां पर होते हैं? सरफेस पर होते हैं। कहां पर होता है? सरफेस पर। हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor। तो ये जो सरफेस पर जो ये पार्टिकल, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी पार्टिकल से ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये उसको ब्रेक कर देता है।
ब्रेक करने की वजह से फिर ये क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। समझ पा रहे हो, फिर से पढ़ दो। इन केस ऑफ ए लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, सरफेस में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इसको तोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। यानी कि बाकी पार्टिकल्स के साथ जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से बाकी पार्टिकल्स के साथ ये जुड़े हुए होते हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहे हैं। एंड दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, पर ये जो फेनोमेना होता है कि ये पार्टिकल्स वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस बिलो इट्स, ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हो गया ना वेपर में कन्वर्ट। अगर बॉइलिंग पॉइंट से पहले लिक्विड से वेपर बन रहा है तो उस फेनोमेना को कहा जाता है इवेपोरेशन। यहाँ से एक चीज तो ये समझ में आ गई आपको कि इवेपोरेशन जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो यहाँ से ये समझ में आना चाहिए, इवेपोरेशन जो होता है सरफेस फिनोमेना होता है, क्योंकि जो पार्टिकल सरफेस पर होते हैं उन्हीं की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बाकी पार्टिकल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको ब्रेक करके वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब बॉइलिंग पॉइंट से पहले इस तरह का प्रोसेस होता है, फिनोमिना होता है, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, टेक 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। कहता आप एक टेस्ट ट्यूब लो, उस पर 5 ml पानी ले लो। कितना पानी ले लो, 5 ml, और उसको खिड़की के पास रख दो या फैन के नीचे रख दो। फिर टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, फिर एक चाइना डिश, चाइना डिश इज लाइक अ प्लेट, ऐसे ये एक चाइना डिश है मान लो, इस पे भी आप पानी ले लो, इसमें भी कितना पानी लिया आपने, 5 ml। इसको भी खिड़की के पास है, फैन के नीचे रखो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class। अब एक 5 ml ऑफ वाटर आपने और ले लिया और इसको आपने कप बोर्ड में या शेल्फ इन क्लास में रखा। अब आप रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड द टाइम और डेज, कितने टाइम में कितने दिनों के बाद ये जो वाटर है ये इन सभी केसेस में इवेपोरेशन प्रोसेस हो। रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे, रेनी डे में भी इसको करके देखो एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर क्या कंक्लूजन आप निकालते हो कि टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट हुआ। अब देखो, टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया कम है, सिर्फ इतना सही सरफेस एरिया है, लेकिन चाइना डिश का देखो तो सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सरफेस एरिया से क्या इफेक्ट आया। और विंड, और विंड या यानी कि हवा तेज और कम होने से इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट आता है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना ही स्पीड से क्या होगा, इवेपोरेशन। पहली बात समझ में आ गई, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या, हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। भाई जितनी ज्यादा गर्मी उतनी जल्दी कपड़े सूखते हैं। दूसरा आपका आ गया सरफेस एरिया। अब मम्मी जब कपड़े धो के सुखाती हैं तो एसिड डाल देती है, पूरा फैला के सुखाया जाता है, कपड़ों को फैला के, यानी कि उनका सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो चाय बहुत गर्म गर्म है, कई बार आपने देखा हो ना, हम प्लेट लेते हैं, प्लेट में चाय को डालते हैं फिर उसको पीते हैं। क्यों आपने ऐसा किया, क्योंकि कप का सरफेस एरिया जो था वो कम था, लेकिन जैसे आपने प्लेट में लिया तो प्लेट का जो है सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होता है। तो सरफेस एरिया का भी सेम इफेक्ट है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट, विंड वेलोसिटी, जितनी हवा तेज चलेगी, जितनी हवा तेज चलेगी उतना ही इवेपोरेशन क्या होगा, स्पीड से होगा। तो अभी तक जो आपने 3 फैक्टर पढ़े, फिर से बताता हूँ। टेम्परेचर, क्या मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन की। डायरेक्टली का मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा जल्दी होगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो इवेपोरेशन भी धीरे धीरे होगा। दूसरा क्या है, सरफेस एरिया, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना सरफेस एरिया ज्यादा
उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा। जितना सरफेस एरिया कम उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। थर्ड पॉइंट क्या था, विंड स्पीड, इसका भी सेम इफेक्ट होता है। विंड स्पीड में क्या होता है, जितना विंड स्पीड ज्यादा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा रहे, और जितनी विंड स्पीड कम रहेगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा आपका, कम होगा। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। क्या कहा जा रहा है आपको, you must have observed that rate of evaporation increases with the increase of surface area। तो आपने ये देखा, जब आप इस एक्टिविटी को करोगे तो आप देखोगे कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, अभी हमने पढ़ा कि सरफेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वही क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता जाएगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि उतनी ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे। ऐसे देखो ना, जितना सरफेस बड़ा उतने ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, जितना सरफेस छोटा उतने पार्टिकल्स कम इवेपोरेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ्स को ड्राइंग अप, तो जब हम कपड़ों को सुखाते हैं हम उन्हें फैला के सुखाते हैं। समझ में आ गया। तो पहला फैक्टर क्या, कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। अच्छा जी, आगे आ जाओ। सेकंड फैक्टर आता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर more number of particles get enough kinetic energy to get into the vapor state। कहता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और वो वेपर स्टेट में क्या होंगे, कन्वर्ट होते जाएंगे। क्या आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा होने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे और वेपराइज होते जाएंगे। अब ये जो थर्ड फैक्टर है ध्यान से समझ। अभी आपने देखा होगा बारिश के मौसम बहुत चिपचिपी गर्मी होती है, उधर की हवा भी फेल हो जाती है, क्योंकि जो पसीना होता है वो हमारा सूखता ही नहीं है। इसका रीजन क्या है, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। गैसियस पार्टिकल्स ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो पार्टिकल्स इवेपोरेट होके जाएगा एटमॉस्फेयर में उसके लिए जगह ही नहीं होती। इसलिए जो पार्टिकल्स होता है, अगर इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी हाई रहेगी तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी गैसियस पार्टिकल बहुत ज्यादा है। इसलिए पार्टिकल्स को आगे जाने की जगह ही नहीं मिली, पार्टिकल्स को स्पेस नहीं मिल रहा, पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे हैं, तो हमें पसीना रेगुलर बेसिस में आता रहता है, पसीना हमारा सूखता ही नहीं है, क्योंकि वो इवेपोरेट ही नहीं होता, पसीना आपका इवेपोरेट नहीं होता है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट, ह्यूमिडिटी होता क्या देखो, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि एयर में कितने वाटर वेपर हैं उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर की भी एक लिमिट है कि सर्टेन टेम्परेचर में एयर की एक लिमिट है कि वो कितने वेपर्स को वो होल्ड कर सकते। समझ आ गया। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर वाटर का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम। तो इतना इवेपोरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है। तो फोर्थ फैक्टर क्या आता है, विंड स्पीड, जितनी ज्यादा विंड स्पीड उतने ज्यादा ही इवेपोरेशन। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, जिस दिन हवा तेज चलती है कपड़े जल्दी से उड़ते हैं। With the increase in wind speed, particles of water vapor move away with the wind। तो पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी जो वेपराइज पार्टिकल्स होता है मूव होते रहते हैं। इससे क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज हो जाता है सराउंडिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो अभी तक आपने चार फैक्टर समझे। पहला फैक्टर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा हम ले लेते हैं ह्यूमिडिटी, ये स्पेशल केस है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। ये अकेला ऐसा फैक्टर है जो अपोजिट होता है, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन कम, और जितनी कम, हाँ इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशन होता है, जितनी ह्यूमिडिटी कम उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा। थर्ड हो गया टेम्परेचर, डायरेक्ट रिलेशन, जितना टेम्परेचर ज्यादा जितनी गर्मी ज्यादा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा। फोर्थ फैक्टर हो गया विंड स्पीड, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, आपका हो गया चार, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और विंड स्पीड। क्लियर हो गया कंसेप्ट अच्छे से, ठीक है। चलें आगे। अब बात ये आती है कि इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
भैया आपने मटका देखा होगा, मटके को कभी आप देखना उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। मटके में क्या होता है, छेद होते हैं। गर्मी के दिनों में जब मटके में पानी रखा जाता है, वो इन छेद, ये जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, यहाँ से वो पानी बाहर आ जाता है और मटका गीला गीला सा होता है बाहर से, छोटे छोटे पोर्स से पानी बाहर आता है। और गर्मी के दिनों में जब इस पानी पर हीट पड़ती है तो ये पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने का मतलब जब ये पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए तो यहाँ से हीट चली गई, तो हीट चली गई तो पीछे क्या आ जाएगा, कूलिंग इफेक्ट। एक और एग्जांपल देता हूँ, कई बार आपने गर्मी के दिनों में लोग अपने गार्डन में आगे आंगन में पानी का छिड़काव करते हैं, पानी को स्प्रिंकल करते हैं, अच्छा, करते हैं ना। वो क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि जब उस पर हीट पड़ती है पानी पे तो वो इवेपोरेट हो, वो वहां की हीट ले गया, तो पीछे से क्या रह गया, कूलिंग इफेक्ट। एक और एग्जांपल देता हूँ, गर्मी में आपने देखा होगा हमारे घर में कूलर चलता है, डेजर्ट चलाते हैं ना हम, इस तरह से डेजर्ट कूलर होता है, उसमें हम घास वगैरह पानी वगैरह भरते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक पंप लगा होता है जो पानी ऐसे ऐसे उस घास को गीला करता रहता है, घास उसकी क्या होती रहती है, गीली होती रहती है। अब बाहर से जब डेजर्ट कूलर आपने देखा होगा हमेशा घर के बाहर लगाया जाता है, तो बाहर से जब उस डेजर्ट कूलर के जो आपका ग्रास वाला पैड होता है उस पर जब हीट आती है तो वो पानी इवेपोरेट होता है। तो पानी इवेपोरेट हो गया तो वहां से क्या ले गया, हीट। पीछे से क्या आ गया, कूलिंग इफेक्ट। पीछे से क्या आ गया, कूलिंग इफेक्ट। समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, जैसे कि एक खुला बर्तन दे, उसमें क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, इवेपोरेट होता जाएगा। तो पार्ट जो वो लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है वो क्या है, जो उसके वो पार्टिकल जो इवेपोरेट हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी को अपने साथ ले गए, यानी कि जो हीट एनर्जी थी वो ले गए। तो हीट एनर्जी चली गई तो कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, भाई उनको इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए ना। अगर आप पार्टिकल्स एक सरफेस पर है वो ऊपर जा रहा है, कब जाएगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी कहाँ से लेगा, सराउंडिंग से लेगा। सराउंडिंग से जो वो एनर्जी ले रहा है वो क्या ले रहा है, वो हीट एनर्जी ले रहा है। तो जैसे ही वो हीट एनर्जी उसने ले ली तो हीट एनर्जी उसके साथ चली गई, तो पीछे से क्या आ गया, कूलिंग इफेक्ट। Particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. And this absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold. Make the surrounding cold. ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। Now what happens when you pour some acetone nail polish remover on your palm? कभी आपने देखा होगा कि आप कोई एसीटोन वगैरह नेल पॉलिश रिमूवर अपने हाथ में रखो, वो एकदम वहां से इवेपोरेट हो जाएगा और आपको बड़ा कूलिंग इफेक्ट आता है, ठंडा ठंडा लगता है। द पार्टी अब वो पार्टिकल्स ने क्या किया, सराउंडिंग से एनर्जी को गेन किया। वो एनर्जी कौन सी है, हीट एनर्जी। एनर्जी को गेन किया, उस एनर्जी से वो इवेपोरेट हो गया तो अपने साथ हीट ले गया, तो आपको क्या आएगा, कूलिंग इफेक्ट। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, वो आपके हाथ में हथेली में जो हीट हीट होती है उससे उसको एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिलकर वो इवेपोरेट हो गया। तो आपके हाथ की जो गर्मी थी वो उसको वो ले गया, गर्मी चली गई तो कैसा इफेक्ट आएगा, कूलिंग। तो एनर्जी वो कहां से गेन करता है, फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील। यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहां तक, ठीक है। आगे देखो, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, जो अभी मैंने बताया था, ग्राउंड में क्या कहा था, वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है। क्यों, because a large latent heat of vaporization of water help to cool the hot surface। फिर जब वो पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे तो सराउंडिंग से हीट लेके जाएंगे, और जितनी सराउंडिंग से ज्यादा हीट जाएगी उतने वहां पे क्या आएगा, कूलिंग इफेक्ट। समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अब इसी पर बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। अब ध्यान से देखो, कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं, जो हमें पसीना आता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो आपने जैसे मान लो मैंने कॉटन की शर्ट पहनी, अगर आप मुझे स्वेटिंग होगी तो वो सारा पसीना शर्ट पर आ जाएगा, और जब हीट इस शर्ट पे पड़ेगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो इस हीट से एनर्जी लेंगे और वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो कैसा इफेक्ट आएगा फिर, कूलिंग इफेक्ट। समझ आ गया। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर, हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy. Particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings.
or a body surface and change into the vapor. The heat energy ये किसके इक्वल होती है? Equal to the latent heat of vaporization. Equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. समझ में आ गया? अब कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन क्या करता है, यानी कि जो पसीना होता है वाटर की फॉर्म में होता है, उसको एब्जॉर्ब कर देता है. हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर. यानी कि कॉटन, जैसे कि मेरी शर्ट है, इसके ऊपर पसीना आ गया, ये पसीना एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज हो गया, तो इस पे जब वो गर्मी पड़ेगी, पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई और वो इवेपोरेट हो, तो इवेपोरेट होंगे तो हीट सारी ले गए, तो क्या आएगा? कूलिंग इफेक्ट आएगा. कैसा इफेक्ट आएगा? कूलिंग इफेक्ट आएगा. ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है. क्या देखो ये क्वेश्चन, ये मैंने पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था. व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए गैस कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. आइस कोल्ड वाटर का मतलब एक आपकी बर्फ से भरी हुई बोतल है, इसमें क्या है? ये पूरी अंदर बर्फ, पूरी इसके अंदर क्या है? बर्फ है. अब क्या? एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स इससे स्ट्राइक करते हैं. अब गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम होने से वो गैस से किस में आ जाएगा? लिक्विड में आ गया, कंडेंस हो गया. क्या हो गया? कंडेंस हो गया. ये डायरेक्टली, ये जितनी भी हेडिंग है सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके. भाई क्यों में ऐसा होता है कि एक वाटर ड्रॉपलेट, बॉटल तो पूरी बंद है लेकिन उसके ऊपर फिर भी पानी की ड्रॉप दिखाई दे रही है, वो पानी कहाँ से आ गया? वो गैसियस पार्टिकल्स फ्रॉम एयर वो डिफ्यूज हो गए, वो क्या हो गए? कंडेंस हो गए, कंडेंस हो गए. लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर. आप एक टम्बलर में कहता है आइस कोल्ड वाटर, बिल्कुल बर्फ वाला पानी. Soon we will see water droplets on the outer surface of the. थोड़ी देर में आप देखोगे उसके बाहर, बोतल तो पूरी बंद है लेकिन बाहर आपको पानी की ड्रॉप दिखाई देगी. द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. अब हुआ क्या? जो एयर में वाटर वेपर थे वो जैसे उस टम्बलर को स्ट्राइक किया, उनका टेम्परेचर कम होने की वजह से वो कंडेंस हो गए. ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेस एनर्जी, उनकी एनर्जी कम हो गई एंड गेट्स कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट व्हिच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, which we see as water droplets. कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ जी. और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो होता है कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, इससे आपको और क्लैरिफिकेशन. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं lecture upload करूँगा, you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.